नमस्कार दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स का ही छठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चलते हैं। तो इसका पीछे देख लीजिएगा, जितना पार्ट बाय पार्ट बना है हम ऑब्जेक्टिव का देखिएगा, पार्ट बाय पार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो एक वीडियो में बनाना संभव नहीं होगा। तो प्ले लिस्ट में जाकर दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम छठा चैप्टर का शुरुआत करते हैं। इसके बाद ये भी 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर सातवां, फिर अगले चैप्टर पर चलेंगे ऑब्जेक्टिव में। पहले जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज का चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, मतलब ग्लोबलाइजेशन। आजकल देखते होंगे हर चीज क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। मतलब अमेरिका में क्या चल रहा है आप 1 मिनट में मोबाइल के माध्यम से जान सकते हैं कहाँ क्या आ रहा है। मतलब दुनिया एक इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गया है। मतलब अब विश्व का कहीं कुछ होगा तो कहीं भी पता चल जाता है। उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब अब एक कंपनियां एक ही जगह सीमित नहीं रहती, दुनिया के हर जगह वो जा सकती है। जैसे अमेरिकन कंपनी तक भारत में फैला हुआ है, भारतीय कंपनी हुआ तो दुनिया में कहीं फैला होगा, है ना। जैसे टाटा हो गया, ये सब महिंद्रा, तो दुनिया का और भी देशों में जाकर बिजनेस कर रही। तो इसी को वैश्वीकरण बोलते हैं। विश्व मतलब ग्लोबल, दुनिया में हर जगह फैला हुआ आजकल हर चीज। उसी को मल्टीनेशनल कंपनी भी बोलते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव अभी कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका, ये 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसका निर्बाध प्रवाह होता है। निर्बाध में बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में करते हैं। कौन सा काम करते हैं, इसमें से क्या करते हैं बताइए। पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। मतलब पूंजी का भी आजकल देखते हैं एफडीआई, सरकार उसमें भी रियायत दे रही है। मतलब जो उसमें नियम का उसको आसान बना रही है। क्यों कर रही है कि विदेश के जो कंपनी है वो क्या करे, आकर यहाँ निवेश करे, यहाँ पैसा लगाए, फैक्ट्री लगाए। कहती है ना सरकार, देखिए मेक इन इंडिया, दुनिया के बड़े बड़े जो कंपनी है उनको क्या कहती है कि यहाँ पर आइए, हम जमीन देंगे आपको, सब्सिडी देंगे, वो सब देंगे, ताकि लोभ देती है कंपनी की कि यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, फायदा होगा, यहाँ से सामान एक्सपोर्ट होगा, रोजगार जनरेट होगा, और प्लस में आदमी सीखेगा भी क्या चीज कैसे बन रहा है। चाइना इसी आगे बढ़ गया। फिर प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्री, श्रम, लेबर भी देखते हैं आजकल। भारत का मतलब भारत का क्या, हर देश का कहीं भी आदमी कहीं पर जाकर काम कर सकता है। इसका भी प्रभाव हुआ नहीं इधर से उधर विश्व वैश्वीकरण के कारण। प्रौद्योगिकी, बिजनेस भी देखते हैं, जैसे चाइनीज कंपनी देखते हैं दुनिया भर में फैल गया। भारतीय कंपनी तो दुनिया भर में देखते चाहते हैं। अब कंपनी चाहता एक जगह सीमित नहीं रहना चाहता, अब कंपनी भी चाहता है हर जगह जाए, अपना बिजनेस करे। उससे क्या होता है, कंपनी का जितना जगह जाएगा उतना प्रॉफिट होगा ना, सामान बिकेगा तो फायदा होगा कंपनी का। तो कंपनी भी अब मल्टीनेशनल कंपनी बनना चाहती है, मतलब दुनिया के हर कोने में पहुंचना चाहती है वैश्वीकरण के कारण। तीन में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। वही है वैश्वीकरण हुआ प्रक्रिया जिसके द्वारा दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृति, जनसंख्या एक दूसरे से जुड़ते हैं। मतलब हर चीज एक देश दूसरे देश क्या होता है, कनेक्ट होता है संस्कृति से। जैसे देखते हैं हम लोग वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित रहते हैं कि नहीं, उन्हीं के जैसा पहनावा दिखावा करना चाहते हैं, करते हैं ना। तो क्या होता है, आदान प्रदान हुआ कि नहीं कल्चर का। फिर अर्थव्यवस्था, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी अर्थव्यवस्था क्या हो, विकसित हो। दूसरे देश गए, वहां देखे सीखे तभी ना हुआ, कनेक्ट हुए तभी ना हुआ। हम भी चाहते हैं चाइना जैसा, अमेरिका जैसा डेवलप हो, ताकतवर हो। फिर जनसंख्या भी क्या होती है, चाइना के लोग भारत भी आते हैं, भारत के लोग चाइना भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अमेरिका, भारतीय लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिकी लोग भारत आते हैं बिजनेस के माध्यम से, बहुत घूमने के माध्यम से। तो बड़ी चीज होता है। और इसमें मुख्य रूप से पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम का निर्बाधित रूप से, मतलब आप पास पैसा है ना, कोई भी देश आपका बहुत बढ़िया स्वागत करेगा। आइए हमारे देश में सुख सुविधा देगा, जमीन देगा, रियायत देगा, सब्सिडी देगा कि हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलिए, आपके पास पैसे हो तब। उसके बाद आपके पास इंडस्ट्री है, कोई इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो दूसरा देश स्वागत ही, इसको लगेगा कि हाँ इनोवेशन से फायदा होगा, तो कहीं नहीं बुला सकता, बिल्कुल बुला सकता है, करवा सकता है। फिर आप अगर लेबर है, लेबर माने मजदूर है, पढ़े लिखे मजदूर या बिना पढ़े लिखे, मगर आपके पास क्या है, स्किल है कोई चीज का, तब भी आप दूसरे देश जाकर काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आईटी काम, इंजीनियरिंग हुए तो मतलब टेक्नोलॉजी वाले
क्षेत्र में आपको अगर ज़्यादा नॉलेज होगा तो कंपनी हाथों हाथ आपको लेगी। दुनिया कंपनी मांगी पैसा दे देकर बुलाती है आजकल। तो ये सब का क्या है, निर्बाध रूप से आवाजाही विश्व ग्लोबलाइजेशन के कारण इधर उधर आराम से हो रहा है एक देश से दूसरे देश में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय इंडियन आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। पहले भारतीय अवस्था बहुत खराब होता था। 1990 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत दम नीचे डाउनफॉल तक। पाकिस्तान का हालत देख रहे हैं, बांग्लादेश का वो हालत, श्रीलंका का हालत हो गया था भारत का 19 आज से मतलब समझिए तो 30-35 साल पहले की बात है। 1990 में सोना गिरवी रखना पड़ा था, कर्ज लेना पड़ा था, भारत को दूसरे देश के सामने झुकना पड़ा था आर्थिक मामले में। तो उसके बाद क्या किया भारत, जो पहले मार्केट इसका, भारत का मार्केट पहले क्या था, क्लोज था। क्या था? क्लोज मैंने समझते हैं बंद, रसिया जैसा। मतलब दुनिया कंपनी आकर काम नहीं कर सकती थी, लाइसेंस राज था। हर काम में सरकारी दखल था बहुत ज्यादा, हर काम में सरकारी से। इससे क्या हो गया, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होने लगा, इनोवेशन रुक गया, तरक्की भारत का रुक गया। क्योंकि एक सरकारी कंपनी है, जैसा अचरा कचरा बनाएगा वही लेना पड़ेगा ना आपको। वो महंगा भी होता था, उतना आदमी को अच्छा भी नहीं लगता था। तो सरकारी से क्या है, अब सरकार सामान ही में बिकने लगा, लोगों में रोजगार की कमी होने लगी। अब सरकारी हर चीज कितना सरकार करे, सरकार चलावे, सामान बनावे, क्वालिटी देखे, क्या करे। अब आदमी जो सब सरकारी जाता था वो समझते हैं कैसा होता है। सरकार भी क्या की, धीरे धीरे अर्थशास्त्री के बैठक बुलाए, अपना वहां रीति राय किए, अब क्या कर दिया, एलपीजी ले आए, उदारीकरण भी ले आए, पिछले क्लास में निजीकरण ले आए और वैश्वीकरण, एलपीजी की घोषणा कर दी 1991 में। मतलब भारत में जो लाइसेंस रहा था उसको खत्म कर दिया गया, दुनिया के जो कंपनी उसको भारत में लाया गया ताकि इनोवेशन हो, नया नया चीज लोगों को यहाँ के और ऑप्शन मिले। एक चीज के अलावा देखते हैं जैसे गाड़ी है, तो हर तरह की गाड़ी है कि नहीं, इंडियन कंपनी भी गाड़ी है, विदेशी कंपनी, आदमी का ऑप्शन है ना। मगर 1990 से पहले ऑप्शन ही नहीं था, बस एक चीज सरकारी चीज, जो बनाएगा जैसा बनाएगा, अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब, बस वही, जितना दाम सर तक कर दिया वही तय रहेगा। अब प्राइवेट कंपनी क्या करती है, कंपटीशन करती है, मतलब अपना दाम कम से कम रखना चाहती है ताकि लोग ज्यादा ले सके। कंपटीशन होता है, मतलब लोगों को सुविधा बेहतर दो और दाम कम, ये सब सरकार कर दी। इससे बहुत फायदा हुआ सरकार को, बहुत टैक्स आने लगा, रोजगार भी बढ़ गया, दुनिया कंपनी भारत में आया। तो पहले खाली भारतीय कंपनी थी, अब ऐसे दुनिया कंपनी आ गई भारत में, तो भारत को उतना झंझट भी अब नहीं लेना पड़ा, हर तरह का सामान भारत में उपलब्ध हो गया। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी। आर्थिक सुधारों के लिए क्या किया गया, सभी को। मतलब इनमें से सभी कर दिया गया भारत में आर्थिक सुधार के लिए। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण मतलब लिबरल, मतलब जो सख्त नियम कानून था उसको आसान कर दिया गया। निजीकरण मतलब अब प्राइवेट आदमी भी कंपनी, फैक्ट्री, हर चीज काम कर सकता है। दूसरे देश के आदमी भी यहाँ पर पैसे लगाकर फैक्ट्री सब चीज कर सकते हैं। फिर वैश्वीकरण कर दिया गया, मतलब दुनिया का लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं और भारत का भी लोग दुनिया में जाके काम कर सकते हैं। तो ये करने से क्या हो गया, भारत में आर्थिक सुधार बड़ी तेजी से आया। आगे देखिए, तो वही जो बताए, उदारीकरण में क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था में लाइसेंस राज होता है, सख्त नियम कानून, मतलब ये कागज वो कागज होता है ना, उस समय क्या हुआ, कंपनी को लिए रियायत दिया गया, आसान बनाया गया ताकि कंपनी विदेश से आवे तो यहाँ उसको आसानी बिजनेस करने में हो, तो उसको उदारीकरण बोलते हैं। लाइसेंस वो सब समाप्त करती, आयात शुल्क में कमी, विदेशी व्यापार में नियमों में बदलाव किया गया। मतलब जो नियम कानून पहले सख्त था ना वो आसान कर दिया था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, बिजनेस के माध्यम से भारत में आया था और गुलाम कर लिया था, तो उसी के डर से वो सब किया गया था कि भाई विदेश की कंपनियां भारत में आए ही ना। अगर स्थिति खराब हो गया तो फिर सब करना पड़ा। दूसरा क्या किया गया, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। मतलब जो आदमी के पास टैलेंट है, बिजनेस, पैसा है, पूंजी है, लगाओ, फैक्ट्री बनाओ। सरकार अपना अलग काम करेगी और लोग अपना अपना अलग काम करेंगे। इसका तो सरकारी उद्यमों के स्वामित्व का प्रबंधन निजी क्षेत्रों को हस्तांतरण करना था। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना, मतलब बहुत सारी जो सरकारी कंपनी उसका शेयर प्राइवेट में बांट दिया गया। देखते होंगे प्राइवेट में पैसा लेता है मगर सर्विस बढ़िया देता है प्राइवेट वाला आदमी।
सरकारी आदमी हम देखते हैं वो क्या करता है, वो सरकार उसको रखता है कि भाई क्या कर लेगा, नहीं करेंगे तो सरकार हमारा है ना, कुछ करेगा तो फिर कोई, तो वो अलग ही लेवल पर बेचारे सर जीते हैं, वो अलग ही दुनिया में। सरकारी लोग देखिएगा वो अलग दुनिया में रहते हैं, उनका सोच उनका अलग दुनिया का रहता है कि मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सही बात है, सरकार का संरक्षण रहता है उन लोगों को। निजी कंपनियां क्या करती है, जैसे BSNL देख रहे हैं ना, क्या हालत है बेचारा का, टेलीकम्युनिकेशन में क्या हालत है। तो निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, मतलब लोगों के पास पैसे हैं, आप अपना काम कीजिए, बढ़िया सर्विस दीजिए, सरकार को टैक्स दीजिए, काम कीजिए अपना, चाहे भारत का आदमी हो विदेश का आदमी हो, निवेश करो, काम करो। फिर वैश्वीकरण, इसका अर्थ अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में जोड़ना, मतलब भारतीय कंपनी विदेश में जा काम करेगी, विदेशी भारत में काम करेगी, तो वैसा कर दिया गया। विदेशी निवेश नियमों को उदार बनाया गया, मतलब जो विदेशी पूंजीपति हैं अधिकतर जो भारत में देखते होंगे आजकल कंपनी, उसमें विदेशी जरूर पैसा निकाल कर रखते हैं। हर कंपनी में देखिएगा, हर सेक्टर में आयात अनुमति देना और भारतीय बाजारों को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया। ये तीनों मिलकर क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का निर्माण करते हैं, जिससे भारत की क्या है, अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। ये सब के कारण लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था चेंज हो गया। जो कभी भारत गरीब हुआ करता था, अब धीरे धीरे इस दलदल से, गरीबी के दलदल से निकलकर अब विकसित की ओर जा रहा है, अभी विकासशील है। अब भारत के पास वैसे पैसे कमी नहीं है कोई चीज के लिए, पहले बहुत ज्यादा दिक्कत थी, यहाँ पर फॉरेन रिजर्व नहीं था, मगर ये सब के कारण, आर्थिक सुधार के कारण कब लाया गया था LPG का मॉडल 1991 में, जिससे भारत में बहुत आर्थिक सुधार हो गया। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। मतलब आर्थिक क्रियाओं पर साइड हट जाते हैं ताकि आप क्वेश्चन यहां लास्ट तक देख सकिए। A, B, C, D, बताइए तो कौन सा इंसेंस है। आर्थिक क्रिया पर अनावश्यक प्रतिबंध, कौन हटेगा इसमें से, किसका आंसर हो जाएगा, C नंबर, उदारीकरण कर देना। मतलब कोई चीज पर जो फालतू का झमेला लगा हुआ है, झमेला मैंने ये कागज लाई, जिससे जाइएगा ना कोई चीज बिजनेस करने का, आपको मन एक चीज बता देते हैं, जैसे आपको मान के चलिए कोई खाना होटल खोलना है, देखिएगा उसमें कौन कौन सा लाइसेंस आता है, कभी खोल के पता कीजिएगा हमको होटल खोलना है, तो पता चलेगा कितना झमेला उसमें है, ये कागज चाहिए, वो कागज चाहिए, 75 वो कागज चाहिए, मतलब बहुत तरह का कागज खोजा जाएगा, सेफ्टी ये वो। चाहे अस्पताल खोलना होगा ना आपको, तब पता चलेगा कितना सेफ्टी का कागज, तो उसको आसान बनाया जा सकता है ताकि लोग और प्राइवेट अस्पताल खोल सके। तो उदारीकरण किया गया, मतलब लोगों को जो पहले सख्त नियम कानून थे उसमें से ढिलाई किया गया कि नहीं, लोग आसानी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे जो नियम कानून थे उसमें से परिवर्तन करके। तो आर्थिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए उदारीकरण को लाया गया, जो पहले नियम कानून सख्त थे उसमें ढिलाईपन लाया गया, आसान किया गया तरह से। उदारीकरण हुआ प्रक्रिया जिसके तहत सरकार आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों से लाइसेंस होता है ना, यह कागज वो कागज, उसको ढिलाई कर दिया गया। आयात निर्यात का कोटा, मतलब लोगों पर पैसे लिमिट था कि इतने सामान आप बेच सकते हैं, इतने सामान ला सकते हैं, तो वो सब खत्म कर दिया गया। फिर मूल्य नियंत्रण, सरकार मूल्य नियंत्रण करती है कि आप ये सामान है तो 10 रुपया से ज्यादा नहीं बेच सकते, भले इसका कॉस्ट लग जाएगा 100 रुपया बनाने में, तो ये सब हटा दिया गया। और उद्योगों की स्थापना पर सरकारी हस्तक्षेप, पहले क्या था, सरकार हस्तक्षेप करती थी कि आप कहाँ फैक्ट्री लगा सकते, कहीं कहाँ नहीं लगा सकते, मगर वो समय भी रियायत उदार कर दिया गया, ढिलाई दे दिया गया, को हटाती या कम करती ताकि बाजार शक्तियों को अधिक स्वतंत्रता मिल सके। मतलब बाजार को देखते हुए ऐसा काम कर दिया गया कि फैक्ट्री कोई कब लगाएगा, जब उसको आप सहूलियत दीजिएगा, जमीन दीजिएगा, ये जो 75 वो लाइसेंस राजे उसको कमी कीजिएगा ताकि फैक्ट्री यहाँ पर आसानी से कोई खोलेगा, अब फैक्ट्री खोलेगा तो रोजगार होगा, तो इसलिए किया गया ये सब आर्थिक सुधार के लिए। तो आर्थिक क्रिया को अनावश्यक कौन उदारीकरण लाया गया ताकि यानी फैक्ट्री खुल सके, निवेश हो सके, बहुत चीज हो सके, रोजगार बढ़े देश में। आगे देखिए, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है। 4 नंबर का बोल रहा है किस आर्थिक सुधार के कारण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब जो विदेशी कंपनियां, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां, मतलब
जो एक देश में नहीं, दुनिया के कई देशों में फैले हुए ऐसे कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। मुख्य भूमिका निभा रही उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, डी इनमें से सभी। बताइए तो, साइड हट जाते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 नंबर का क्या है, तो वैश्वीकरण के कारण। किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण। किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन के कारण। इसका भी रंग चेंज ही कर देते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया में अब कहीं भी कोई भी पूंजी लगाकर फैक्ट्री खोल सकता है। वैश्वीकरण के कारण इसमें भी क्या हुआ? आर्थिक सुधार आया। कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। सी देख रहे हैं, सी। वैश्वीकरण के कारण क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देश से, देखते हैं भारत में कभी नेट पर सर्च कीजिएगा कि भारत में कौन देश का, जैसे अमेरिका लिखिएगा तो देखिएगा अमेरिकन कितना कंपनी है भारत में, चाइनीज कितनी कंपनी है भारत में, जापानीज कितनी कंपनी है भारत में, इटली का कितना कंपनी है, जर्मनी का कितना कंपनी है भारत में। तो देखिएगा हर देश का ना भारत में एकदम भरल कंपनी आपको मिलेगा। हर देश का बहुत सारा कंपनी मिलेगा। तो किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो भारतीय कंपनियां भी विदेश में जाकर काम करती है। ऐसा बात है ना कि भारतीय कंपनियां, बहुत सारे भारतीय कंपनियां हैं जो विदेशों में काम करती है हर जगह, और विदेश की कंपनियां भारत में काम करती है। ये सब प्रॉफिट के लिए किया जाता है। कंपनियां ज्यादा जगह सर्विस देगी तो ज्यादा फायदा होगा ना कंपनी को। देख लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसी बोलते हैं उसको। विभिन्न देशों में उत्पादन मतलब फैक्ट्री लगाकर वहां प्रोडक्शन सामान बनाती है, वहां निवेश करती है मतलब पैसा लगाती है, व्यापार करती है। वे वैश्वीकरण की प्रक्रिया मुख्य भूमिका निभाती है। किसमें निकालती है? ग्लोबलाइजेशन मतलब एक देश से कंपनियां क्या है, बहुत जगह व्यापार करती है। क्या क्या करती है? उत्पादन करती है, फैक्ट्री लगाकर पैसा निवेश करती है, व्यापार करती है। पहला, उत्पादन। दुनिया भर में अपनी उत्पादन की इकाइयां स्थापित करके सीमा और पार व्यापार करके वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी मुक्त प्रवाह संभव बनाती है। जैसे कोका कोला का उदाहरण लेते देखते हैं, अमेरिकन कंपनी है। कोका कोला दुनिया में कहीं चल जाइए मिल जाएगा। अमेरिकन नेशनल कंपनी है कि नहीं? तो वो क्या कर रही है? देखिए हर देश में जाकर क्या फैक्ट्री लगा रही है कि नहीं, फिर वहां निवेश कर रही है। फैक्ट्री कैसे बनेगा? पैसा लगाएगा, निवेश करेगा तभी ना। उसके बाद क्या करती है? देखिए वहां पर व्यापार करती है, अपना वो सब क्या बोलते हैं उसको, ड्रिंक, वो जो पीने वाला सब होता है वो बनाकर बेचती है, व्यापार करती है ना। वही हो गया। दूसरा हम देखिए पूंजी। उत्पादन में क्या हो गया कि वहां फैक्ट्री डालेगा कंपनी। उत्पादन मतलब क्या? कोई भी कंपनी उस देश में जाएगा। विश्व वैश्वीकरण के कारण पहले तो ये कंपनी अपने देश में पूरा पैर पसार लेती है, बढ़िया से मजबूत बन जाती है, पैसे इकट्ठा कर लेती है, तब दूसरे देश में जाती है, निवेश करती है, वहां पर फैक्ट्री लगाती है ना। फिर पूंजी वहां पर निवेश करती है। ये कंपनियां के देश के दूसरे देश में क्या करती है? एफडीआई मतलब पैसे लगाती है फैक्ट्री लगाने के लिए, और आधुनिक मशीन भी लाती है, तकनीक भी लाती है, क्योंकि हर कंपनी का अपना काम करने का तरीका अलग होता है ना। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी तो ऐसी थोड़ी है, वहां पर स्टैंडर्ड होगा, वैसा तकनीक होगा, तभी तो वो दुनिया भर में काम कर रही है ना। फिर बाजारों का एकीकरण। ये विभिन्न राष्ट्र बाजारों को क्या एकीकृत विश्व में जोड़ देती है। मतलब कोका कोला देखेगा तो अमेरिका में भी वही, भारत में भी वही, सब जगह कोका कोला के नाम से एक ही चीज, एकीकरण हो गया ना, एक बाजार एक तरह से समझिए। तो आगे देखिए, हाँ 5 नंबर, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के देशों की संख्या कितनी है? एक है, दुनिया में एक संस्थान है, उसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है। इसके क्या है? बहुत सारे देश इसके संगठन के हिस्सेदार हैं, मतलब भागीदार हैं। ये सब लोग मिलके इसको बनाए हैं। जैसे व्यापार में किसी देश को मतलब झगड़ा हो गया, झगड़ा हो ही जाता है। जैसे कोई देश ज्यादा सब्सिडी दे देगा अपन व्यापारी को, तो दूसरा देश वाला व्यापारी को नुकसान हो जाएगा ना, है। जैसे मान के चलिए हम ही भारत सरकार है और मेरा कोई बिजनेसमैन है, वो मान के चलिए ये पेन बेचता है यूरोप के मार्केट में, तो वो बेच रहा है, मान के चलिए मेरा वाला जो है ये 10 रुपया में बेच रहा है यूरोप के मार्केट में। तो हम क्या कर दिए, अपने जो फैक्ट्री वाला जो बना रहा है ना प्रोडक्शन बढ़वाने के लिए, बोले फैक्ट्री वाला को ठीक है तुम इसको यूरोप में 8 रुपया में बेचो, बाकी जो 2 रुपया होता है ना नुकसान हम दे देंगे, सरकार हम दे देंगे तुमको सब्सिडी।
तो कंपनी क्या करेगी, इसका दाम 8 रुपया कर देगी, तो ये सस्ता हो जाएगा ना मार्केट में। तो और जो दुनिया का कंपनी है देश का, वो तो 10 रुपया में बेच रही है, 11 रुपया में बेच रही है, तो उसको तो घाटा होने लगेगा, मेरा सामान ज्यादा बिकेगा। तो उसी को निपटाने के लिए इसका बनाया गया है डबल ट्रेड, की दुनिया के जो देश है अनफेयर किसी के साथ ना करे। तो बता रहा है इसमें कितने देश भागीदार है, 149 देश, 164 देश, 166 देश, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, साइड हट जाते हैं ताकि आपको यहां दिखाई दे। बताइए तो 5 नंबर का क्या है आंसर, 5 का है 164 देश। कितना है, 164 देश संख्या क्या है WTO का, विश्व व्यापार संगठन इसको बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश के हैं, 164 हैं। कितने हैं, 164। आंसर इसका ये हो जाएगा, 164 देश हैं, 164। इसको विश्व WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व व्यापार संघ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों में संबंधित है। मतलब ये नियम कानून सभी देश को कहती है फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से पालन कीजिए ताकि कोई भी देश का नुकसान ना हो। यहाँ झगड़ा बार बार देते रहता है, हाल ही देखिए भारत चीन का जा रहा था। सदस्य संख्या वर्तमान में इसमें 2025 तक विश्व व्यापार संगठन में 164 देश हैं। 2025 तक में कितने हैं, 164 देश इसके सदस्य हैं WTO के, याद रखिएगा, जो वैश्विक व्यापार के 98% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब दुनिया में 98% जो व्यापार हो रहा है इसी देश के माध्यम से हो रहा है, उसके सब इसके सदस्य हैं देश जो हैं। अफगानिस्तान इसमें देखिए 2016 में जुड़ा था, 164वां बना था। पूछ सकता है 164वां देश कौन था, तो 2016 में अफगानिस्तान इसमें जोड़ा गया था वर्ल्ड ट्रेड। पहले ये 163 देश था, अफगानिस्तान जुड़ने से ये कितना हो गया, 164वां बना। कब जुड़ा था, 2016 में अफगानिस्तान। तो वर्ल्ड ट्रेड कितने देश हैं WTO के, 164 देश हैं। आगे देखिए, वैश्वीकरण ने देशों को किया है, क्या किया है, दूर किया है, करीब किया है, अति दूर किया है, दूर किया। तो भाई बहुत आसान है सर, करीब कर दिया है ना, दुनिया क्या हो गया, जुड़ गया एक दूसरे से। आपको अगर अभी दुनिया की कहीं से कुछ भी मंगाना होगा, मोबाइल लीजिएगा, मंगा सकते हैं, आराम से आ जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, 2 दिन 4 दिन। जहां से दुनिया एकदम एक जैसा हो गया इंटरनेट के माध्यम से। तो क्या हो गया, वैश्वीकरण के कारण दुनिया करीब आ गई है। फ्रांस में क्या हो रहा है देखते हैं, नहीं तुरंत न्यूज से पता चल जाता है कि दुनिया एक वैश्वीकरण के कारण हुआ, करीब हो गया। क्या हो गया है, वैश्वीकरण के कारण देशों में आपस में मिल गए हैं। बाउंड्री भले अलग है मगर जुड़े हुए एक दूसरे के, जान सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण क्या हो गया, दुनिया एक दूसरे से संस्कृति में जुड़ गया है हर चीज से। 7 नंबर देखिए, उदारीकरण लिबरलाइजेशन प्रतिबंधों को हटाता है, परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी, कोटा संबंधी, तीनों कौन से उदारीकरण के कारण बीचे पढ़ाए थे। हाँ, इसको भी हटाती है, परमिट, लाइसेंस, राज, इसको हटाती है, कोटा मतलब लिमिट, इतना इम्पोर्ट आयात का कोटा नहीं था, वो सबको हटाती है, लाइसेंस, परमिट सब चीज हटाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उदारीकरण में क्या होता है, उपयुक्त तीनों को हटाती है। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में तीनों, है ना, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। बहुत आसान है। उदारीकरण तो लिबरलाइजेशन, चीजों को आसान बनाना, उदार करना। तो परमिट संबंधी, ये चीज के लिए चाहिए, उसमें आसान किया गया। लाइसेंस राज था पहले, सरकार जिसको जो काम के लिए लाइसेंस देगी वही करेगा। कोटा संबंधी, ये भी पहले क्या था कि आप इतना ज्यादा सामान इतना संख्या से नहीं बना सकते, या कॉमन इतना बिक्री नहीं हो रहा है, इतना कम भी नहीं बना सकते हैं, तो वो सब खत्म कर दिया गया। तो उदारीकरण में क्या होता है, उसमें से तीनों, वही संबंध है। उद्योग स्थापना या विस्तार के लिए आवश्यक सरकारी स्वीकृतियों, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को क्या है, सरल बना दिया गया। पहले बड़ी लचेड़ा था, अभी भी बहुत बचा हुआ है, अभी भी उसको खत्म करना है। लाइसेंस राज था, उसको भी खत्म कर दिया कि ये चलिए, ये चाहिए, के लिए ये चाहिए, उस सब में उदार बनाया गया। फिर कोटा
आयात निर्यात पर लगाए गए मात्रात्मक, मतलब आप इतना ज्यादा सामान नहीं ला सकते, इतना से कम नहीं ला सकते, तो वो सभी खत्म कर दिया गया, वो सब कर दिया, जिससे क्या हुआ, उदारीकरण आसान हो गया, हो गया ना। 8 नंबर देखिए, आर्थिक सुधार कब लागू हुआ है? बोले ना भारत की स्थिति क्या हो गया था, बहुत खराब, भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई थी इकोनॉमिक, 1991 में। ये पीछे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आर्थिक सुधार कब हुआ था भारत में? 1991 में। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके नेतृत्व में ही भारत में आर्थिक सुधार, एलपीजी लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिससे भारत की स्थिति बहुत बदल गई पहले के मुकाबले, है ना। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, एलपीजी मॉडल लाया गया, वैश्वीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में क्या लाती है? कमी, भारी वृद्धि, वृद्धि, साधारण वृद्धि। मतलब इसको देख लीजिए, साइड हट जाते हैं थोड़ा सा, इधर ही हट जाते हैं, इसको समझ लीजिए क्या करती है। बहुनेशनल कंपनियां जो होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब जो कंपनियां एक देश से ज्यादा देशों में काम कर, उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। तो ये क्या करेगी? प्रोडक्शन बढ़ाएगी, ताकि क्या, उसका लागत कम हो, ताकि लोग बाजार में क्या करें, कम दाम पर दे, ताकि लोग ज्यादा खरीद सके। तो क्या करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां? अपने मूल्य लागत में कमी लाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी लाती है, ताकि बाजार में क्या हो, सस्ते में आएगा, तभी ना सस्ता में बेचेगी तो आदमी ज्यादा खरीद पाएगा, महंगा रेट में कई आदमी खरीद पाएगा। तो ये क्या करना चाहती है? कम रेट में अपने मूल्य को कम लागत लाना चाहते हैं, कम करना चाहती है लागत को, क्योंकि जितना लागत कम करेगा उतना इसको फायदा होगा ना। मान के चलिए कोई सामान, इसको सीपी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ये 10 रुपया में बनाएगी और इसको मान के चलिए 15 रुपया में बेच रही है, और दूसरा कंपनी भी सब 15 में बेच रही थी, इसको बनाने में लग रहा है 10 रुपया। तो अगर जो चाहेगी तो इसको 14 रुपया में या 13 रुपया में, 11 रुपया में भी बेचेगी, 12 रुपया में बेचेगी, या मान के जितना बेचे, तो 10 से जितना बेचेगी तो फायदा होगा ना। और ये वाला जो कंपनी है, ये बेचारा बनाइए रहा है 13 रुपया में, इसका सामान का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया बनाने का, तो इसका बनाने का 13 रुपया है, 13 रुपया से बोलिए कम करेगा कभी भी? जब भी बेचेगा तो 14-15, आई चाहेगा तो 10-11 में करके तो इसको हटा सकता है ना बाजार में ज्यादा, फिर इसका सामान बिके लगेगा, इसका नहीं बिकेगा। तो कंपनियां क्या चाहती है? कॉस्ट प्राइस कम से कम, लागत कम से कम करे, खर्च को कम से कम करे, तभी ना वो ज्यादा प्रॉफिट निकाल पाएगी। तो कमी लाती है। आगे देखिए, कमी लाने का विभिन्न देशों में उत्पादन निवेश करती है, वे ऐसा नियम तरीकों से कर, देखिए सस्ते श्रम, पहले कंपनी क्या देखती है, वैसा जगह खोजती है जहां पर कम लेबर चार्ज हो, मतलब आसानी से भी मिल जाए, और जो वहां पर मजदूर काम करे वो कम पैसे ले, तभी सस्ता होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। उसके बाद सरकारी नीतियां वहां पर आसान हो, ज्यादा लंझेड़ा सरकार नौटंकी ना करे, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब आसान तरीके से बिजनेस शांति से करने दे, है ना। बिजनेस चुनाव करती है टैक्स कम हो, और व्यापार नियम भी क्या हो, एकदम आसान हो। चीन वही किया, तब वहां पर उतना कंपनी आ गया। फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, वैश्वीकरण के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है, मतलब बहुबल्क में सामान बना दो, ताकि ऑपरेशन जो बनाने का खर्चा वो कम जाए, और इस वजह से प्रति इकाई उत्पादन क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट कम जाते। किस कारण? सस्ता श्रम के कारण, सरकारी नीति, मतलब जो सरकार है टैक्स कम ले, तब भी कंपनी को ज्यादा बचेगी। फिर बड़े पैमाने पर, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, तब भी कंपनी को ज्यादा फायदा हुआ। तो ये सब के कारण क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कीमत कम लाने के लिए वैसा देश का चुनाव करती है जहां श्रम कम रेट पर मिल जाए, उत्पादन ज्यादा कर सके, और जो सरकारी नियम कानून है, टैक्स है, वो सब कम हो। 10 नंबर देखिए, विकसित राष्ट्र श्रम निर्बाध प्रवाह में क्या करती है, उत्पन्न कर रहे हैं, सहयोग, बाधा, रियायत, सहूलियत। देखिए तो 10 नंबर एकदम आसान क्वेश्चन है, क्या करती है, बाधा करती है। क्या करती है? जो विकसित राष्ट्र हैं, क्या करती है, विकसित देश हैं, वो बाधा करती है,
देख रहे हैं ना, अमेरिका भी H1B कौन वीजा है, जहां से इंजीनियर पर के नौकरी करते हैं, तो उसको रोक लगा रहा है। $1 लाख देना पड़ेगा आपको अगर काम करना है तो क्या करती है, बाधा डालती है। क्यों डालती है? क्योंकि ये जो देश हैं अपने लोगों को रोजगार देना चाहती है। दूसरे जैसे हम ही चल जाएंगे अमेरिका काम करने के लिए, तो वहां का एक नौकरी हम खा गए। चाहे भारत से लाखों आदमी चल जाएगा अमेरिका काम करने के लिए, तो अमेरिकन लाखों नौकरियां खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि भारतीय लेबर सस्ता होता है। तो उसी को रोकने के लिए क्या करती है, ये सब बाधा डालती है, ताकि हाँ हाई स्किल रहेगा तब बुला लेगा कोई देश, तब नौटंकी नहीं करेगा। जो मीडियम लेवल के बेचारे स्किल होते हैं ना मजदूर, कम स्किल वाले, उनमें बड़ी नौटंकी करता कुल देश नहीं चाहता है। देखते कुल कंपनियों चाहता है हमारा यहाँ आवे, सीधे काम करना शुरू करे, पहले से सब चीज कंपनियों वाला चाहता आप एक्सपीरियंस वाला को। एक्सपीरियंस आदमी को कब आएगा, कहीं काम करेगा कहीं सीखेगा तभी नहीं उसको एक्सपीरियंस आएगा। अब थोड़े घर से एक्सपीरियंस लेकर कैसे जा सकता है आदमी कोई चीज में, ट्रेनिंग देगा सिखाएगा कंपनी तभी उसको आएगा एक्सपीरियंस। तो बाधा डालती है देश, विकसित देश। देखिए क्या क्या बाधा डालती है। पहले तो वीजा, मतलब कोई भी देश में जाए में क्या होता है, वीजा लगता है, उसको कठोर बना देगी। जो हाई स्किल लेबर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी है, उनके लिए आसान कर देगा, आराम से बोला रहेगा ये काम कीजिए। मगर बेचारा जो थोड़ा हल्का उससे कम है, मिडिल में आता है, बीच में, उसके लिए मुश्किल कर देगा वीजा। मतलब लंझेड़ा एक तरह से लगा देगा। और क्या, यहाँ देखिए विकसित देश उच्च कौशल वाले, हाई स्किल वाले पेशरों को आकर्षित करने के लिए रियायत देता है, उसको हर सुख सुविधा देगा जिसके पास हाई स्किल है। लेकिन सामान्य या लो स्किल वाले श्रमिकों के लिए क्या सख्त वीजा नीति बना देगा, उसको चाहेगा ही नहीं हमारा यहाँ पे। कंपनी वाला चाहता है हमारा ये के बार आवे न, मतलब एक तरह से समझिए चाहता है हमारा भगवान आवे एक के बार, सब चीज सब निपुण आवे, काम करे हमारा, बस कोई झमेला बेचारा नहीं लेवल चाहता है, देश भी कंपनी भी। फिर वो अपने घरेलू बाजार को सुरक्षित करता है, वे अपने देश के नागरिकों के लिए रोजगार अवसरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और मानते हैं कि सस्ते विदेशी श्रम बड़े पैने पर आने से घरेलू श्रम को क्या बेरोजगार हो जाएगा ना, वहां पर ज्यादा आदमी यहाँ से उठ के चल जाएगा तो कदम या फिर की करेगा, इसलिए करना पड़ता है। फिर राजनीतिक सामाजिक कारण, आव्रजन पर सख्त नियंत्रण अक्सर राजनीतिक और सामाजिक विचारों से सांस्कृतिक एकरूपता बनाए रखना से प्रेरित होता है। मतलब लोग भी विरोध करने लगते हैं, जैसे हम ही लोग अमेरिका जाएंगे या अमेरिकन से बांग्लादेश के लोग भारत में आते हैं तो विरोध करते हैं कि नहीं, तो वहां के आदमी आके यहाँ रोजगार खा जाएगा तो भारतीय भी की करेगा, हम ही लोग विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो सब कारण है जिसके कारण से विकसित राष्ट्र जो क्या है हाई स्किल वाला के तो बुला लेते हैं रियायत दे देकर, और जो लो स्किल वाले तो उसके लिए ये सब दिक्कत पैदा करते हैं। कौन कौन, वीजा, घरेलू रोजगार बचाने के लिए सब करना पड़ता है उनको, तो बाधा डालते हैं। 11 नंबर देखिए, भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई, अभी तुरंत बताया। एलपीजी जो आया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ये जो है पी है, प्राइवेटाइजेशन, जिसे ग्लोबलाइजेशन, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। एल पी जी, जिसे ग्लोबलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, एल से लिबरलाइजेशन। तो ये जो पी है प्राइवेटाइजेशन कब लाया गया था, 1991 में। बहुत बार बोले डॉक्टर मनमोहन सिंह के, उस समय वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व भारत की स्थिति खराब हो गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1991 में निजीकरण लाया गया था, 1991 में ना, 1991 में ये नीति लाई गई थी, एलपीजी, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ताकि भारत के आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सके। बहुत बार बताएं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। निम्नांकित में निवेश की सुविधा नहीं है, बिजली बिल, भूमि, भवन, मशीन, ये सब में तो बताइए कौन सा होगा, इसमें होता है निवेश। बड़े बड़े शहर में देखते हैं आदमी पैसे, रियल इस्टेट बोलते हैं जिसमें, उसमें क्या करते हैं, मतलब जमीन खरीद के छोड़ देते हैं, कुछ दिन के बाद देखिएगा उसका दाम बढ़ जाता है, फिर बेच देते हैं प्रॉफिट पर। फिर भवन में आजकल देखते हैं फ्लैट बिकता है शहर में, बनता है कितना में, बिकता है कितना में, तो उसमें भी निवेश करते हैं आदमी। फिर मशीन में बड़े बड़े फैक्ट्री लोग
लाते हैं ना मशीन, निवेश करते हैं उसमें से, फिर प्रोडक्शन करके फायदा कमाते हैं। तो ये सब में निवेश होता है, बिजली बिल में निवेश नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ए में क्या होता है? बिजली बिल में क्यों निवेश करेगा? वो तो आप यूज कर रहे हैं ना, वो तो पर्सनल चीज हो गया, उसमें कोई पैसा क्यों देगा? आप एसी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, तो आप दीजिएगा ना। ये सब में निवेश कर सकता है। जैसे कोई आदमी जमीन बिक रहा है अभी 20 लाख का, तो 10 लाख हम दे देंगे, 10 लाख आप दे दीजिएगा, वो जमीन खरीद लेंगे। अब बाद में जब वो 40 लाख का बिकेगा तो फिर 20 लाख हम, 20 लाख आप लीजिएगा, हो जाएगा नहीं प्राइवेट में। फिर जैसे कोई फ्लैट बनाएगा, मान के चलिए 20 लाख लग रहा है फ्लैट बनाने में, तो 10 लाख हम, 10 लाख आप दे दीजिएगा, 50 लाख में बिकेगा तो 25-25 फिर बांट लेंगे प्रॉफिट। तो ये भी कर सकते हैं। कोई मान के चलिए कोई फैक्ट्री लगाना है, तो 10 लाख का कोई मशीन पड़ रहा है लाने में, तो 5 लाख 5 लाख हम पार्टनरशिप पर कर सकते हैं। जब फायदा होगा तो फिर वो भी प्रॉफिट बांट लेंगे। तो ये तीनों में निवेश होगा, बिजली बिल में निवेश नहीं होगा। बिजली बिल में थोड़े कोई निवेश करेगा घर का यूज के लिए, अब क्या कीजिएगा। तो इसमें से कौन होगा सुविधा? बिजली बिल में निवेश नहीं होगा। आंसर इसका 12 का। बिजली बिल का होता है उपभोक्ता कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, परिचालन ऑपरेशन कॉस्ट है, ना कि निवेश की। मतलब कंपनी में चलाएगा तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा, घर में यूज कीजिएगा तो कंज्यूम होगा। ये निवेश का चीज बिजली बिल नहीं है। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है हानि, ना लाभ, ना हानि, लाभ उपयुक्त। कोई आपके कंपनी में पैसा लगाए तो किस लिए लगाएगा? बस एक ही चीज है, फायदा, प्रॉफिट के लिए, तो लाभ हो जाएगा इसका आंसर। इसमें कुछ करना पड़ेगा? कोई आप ही पर पैसा लगाएगा या हम ही पर पैसा लगा, क्यों लगाएगा? फायदा के लिए ना, प्रॉफिट के लिए, तो लाभ हो जाएगा इसका आंसर। इसमें सोचना थोड़े है। निवेश मतलब पैसे लगाना, निवेश माने पैसे किसी पर लगाना। कोई पैसे फायदे के लिए लगाएगा, लाभ के लिए लगाएगा। इन्वेस्टर क्या चाहेगा? लाभ चाहेगा, हमेशा प्रॉफिट हो, कुछ भी प्रॉफिट हो मगर फायदा ही कमाना चाहेगा। प्रौद्योगिकीकरण के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है, तेज गति से, धीमी गति से, मध्यम गति से, सुस्त गति से। तो ये तो तीनों नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। प्रौद्योगिकीकरण मतलब वैश्वीकरण की गति में तेजी से विकास हुआ है। क्या हुआ है? तेजी से, ए नंबर, तेजी से विकास हुआ है, गति से। वैश्वीकरण का विकास हुआ है प्रौद्योगिकीकरण के कारण, तेज गति से। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए नंबर, ए। तेज गति से वैश्वीकरण पर गति प्रभावित हुई है। प्रौद्योगिकीकरण के विकास से परिवहन, संचार, सूचना तकनीक में बड़ी उपलब्धियां हुई है, जिससे देश के बीच वस्तु, सेवा और विचारों का आदान प्रदान क्या हुआ? तेज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत तेज हो गया आजकल। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पूरी दुनिया के नजदीकी लाकर वैश्वीकरण की काफी तेज किया है। फिर तकनीक प्रगति के कारण देश विदेश की दूरियां घट गई और व्यापार विनिवेश के साथ संपर्क भी तेज हो गया है। मतलब तो सही विकल्प है ये। क्या हो गया? सब चीज में तेज हो गया, कुछ में तेज हो गया। प्रौद्योगिकी के कारण सूचना, मतलब एक देश से दूसरे देश में आराम से, अमेरिका में क्या हुआ, भारत में क्यों, आराम से इंटरनेट के माध्यम से पता चल जाता है। फिर तकनीक के कारण भी, जैसे प्लेन हो गया, उससे आवाजाही आसान हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया ना, वो सब देश विदेश की दूरियां घट गई, व्यापार तेजी हो गया निवेश के कारण। ये सब WTO, इसको क्या पढ़ते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म बताना है, पूरा नाम बताना है। तो बता ही दिया, पीछे भी था इसका क्वेश्चन। वही कहते हैं उलट पुलट खाली करते रहता है, क्वेश्चन सब एक ही रहता है, बहुत आसान है। WTO का फुल फॉर्म नाम पीछे बता दिए हैं। वर्ल्ड वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड, हाँ ये वाला है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बी नंबर आंसर इसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं। इसका क्या आंसर है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म है ना। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसके कितने देश हैं 2025 में? 164 देश। 2016 में अफगानिस्तान ज्वाइन हुआ तब, पहले 163 देश। ये क्या करता है? दुनिया को
जो देश है सुचारू रूप से व्यापार कर सके फेयर तरीके से, उसके लिए इसको बनाया गया है। इसका स्थापना कब था? 1 जनवरी 1995 को। डब्ल्यूटीओ को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म नाम है, इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 16 नंबर, आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था, मतलब आज के पहले भी आया था एक वैश्वीकरण, उसका समय बताना है कब आया था वो। भारत में तो 1991 में आया ना एलपीजी, उसके पहले भी आया था दुनिया भर में, तो वो कब आया वो डेट बताना। ए 1670 से 1714, बी 1770 से 1914, सी 1870 से 1914, डी 1871 से 1924। बताना इसमें से कौन है। इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी, 1870 से 1914। 1870 से क्या था पहला, आज से पहले ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कब आया था? 1870 से 1914 में आया था, है ना। देख लीजिए अर्थशास्त्र से वैश्वीकरण का पहला प्रमुख दौर स्वर्णिम युग इसको बोलते हैं, गोल्डन पीरियड, 1870 से 1914 में। उसके बाद तो प्रथम विश्व युद्ध हो गया, लड़ाई झगड़ा करके कुल बर्बाद कर लिया अपने आप को। फिर अवधि में किसका, वस्तु, पूंजी और माइग्रेशन का अंतरराष्ट्रीय प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ा था उस समय। 17 नंबर देखिए, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। हाँ देखिए, कोई भी चीज होता है ना तो कहीं पर उस चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कहीं निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो एलपीजी के कारण बिहार पर इसका निगेटिव प्रभाव पड़ा। अपेक्षाकृत कम पड़ा, साधारण पड़ा, अपेक्षाकृत ज्यादा पड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर बहुत ज्यादा पड़ गया। 17 का क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण का कारण बिहार पर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ गया, बिहार पर। सी नंबर आंसर होगा। बिहार पर क्या हो नकारात्मक प्रभाव के देखिए क्या क्या पड़ा। पहला, विनिर्माण आधार में कमी, लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बिहार में उतना फैक्ट्री खुला ही नहीं, जैसे और राज्य में गुजरात है ना, ये सब में, तमिलनाडु इतने फैक्ट्री आए, बिहार में वैसा आया ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण, राजनीतिक कारण थे, लोगों में यहाँ मेंटलिटी की कमी थी, उसके कारण भी पिछड़ गया। वैश्विक के दौरान भारत में विनिर्माण जो मुख्य रूप से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में केंद्रित हुआ। पश्चिम में गुजरात, मुंबई इधर हो गया पश्चिम देने, और दक्षिण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल इधर चल गया कंपनी। इधर सेंट्रल जो इंडिया था उसमें बहुत कम आया, उसमें बिहार में तो ना के बराबर आया। फिर बिहार में औद्योगिक निवेश, बुनियादी ढांचे कमी कारण विदेशी और घरेलू कंपनियां काया स्थापित नहीं की। बिहार में कोई अबे नहीं किया। परिणाम स्वरूप राज्य रोजगार सृजन लाभ से वंचित रह गया। जहां वैश्वीकरण कुछ राज्यों को लाभ पहुंचाए, वहीं बिहार में औद्योगिक और ढांचागत कमजोरियों के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ा, विशेषकर रोजगार और आय के मामले में। दूसरे राज्यों की तुलना में क्या हो गया? बिहार बहुत पीछे रह गया। बहुत कारण था इसका पीछे रहे कारण। वैश्वीकरण चाहता था बिहार इजराइल जैसा बन सकता था, मगर बहुत लोगों में कमी कारण पीछे रह गया। ये वही ये कारण है सब। किस कारण गया? बिहार के लोग कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर रह गए। कृषि पर रह गए, इसका कारण से रोजगार सृजन उतना तरस नहीं आया। उसके बाद कृषि में भी कैसा रह गया? पुराने पद्धति वाला, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि भी नहीं किया। पूंजी चाहिए ना वो सबके लिए। बिहार के मुख्य कृषि पर है, लेकिन यहाँ की कृषि पद्धतियां पिछड़ी भी है। वैश्विक कोई बड़ा संरचनात्मक सुधार नहीं, बल्कि बाजार की अस्थिरता को बढ़ाया। फिर यहाँ से पलायन भी बहुत हुआ। जब वैश्वीकरण आया तो यहाँ के लोग यहाँ पर काम करना पसंद करने के बजाय, यहाँ फैक्ट्री लगाने के बजाय कहाँ चल गए? बाहर काम करने, दूसर के नौकर बनना चल गए, दूसर के फैक्ट्री में काम करना चल गए। उसका कारण भी था, यहाँ था एक तरह सुनते हुए जंगल राज, गुंडा राज था। मतलब जैसे फिल्म में देखते हैं ना, कोई दुकान खोल रहे थे, रंगदारी मांगने चल गया, वहां यहाँ पर बहुत होता था, उसके कारण से ये सब हुआ है। बाहर पलायन कर गए। फिर 2000 में एक जो राज्य था झारखंड, वो भी बिहार से अलग हो गया। वहां खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा था,
तो अभी बिहार से कटकर अलग हो गया, छोड़ दिया बिहार को। तो और जो रहल सहल था, और बोलते हैं ना जब विपत्ति आता है चारों तरफ से, वही बिहार पर आया और बिहार को ले डूबा। और क्या, वैश्वीकरण के कारण क्या हो गया, बिहार बहुत तेजी से पिछड़ गया। 18वां देखिए, भारत में आर्थिक सुधार कब हुआ। देखते हैं 4-5 बार ये क्वेश्चन लगता है रिपीट कर करके आया है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार कब आया, 1991 में। 1991 में क्या आया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। किनके, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई थी आर्थिक दृष्टि से, तो उसी को ठीक करने के लिए लाया गया था। अब आर्थिक स्थिति बहुत बहुत बेहतर हो गई है। 1991 में ए आंसर हो जाएगा 18 का। तो आज के लिए यहीं रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका यहीं तक रहा क्वेश्चन, फिर आगे इसका जो भी और भाग होगा उसमें ले आएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से। तो बताइएगा डिटेलिंग के साथ कैसा लग रहा है आपको, कमेंट कीजिएगा। डिटेलिंग अच्छा पसंद आ रहा है तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।